अपने मेन चैनल केएन स्टडी में ना। केएन स्टडी में आप बच्चों, आप लोगों का स्वागत तो बहुत बहुत है, लेकिन आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। हम स्वागत रोज करते जा रहे हैं, थोड़ा चैनल को आगे भी बढ़ाने की कोशिश किया जाए। और चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक फिजिक्स के मैटर पे चलते हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमें जानने हैं कि गतिमान आवेश क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश को हमें जानने हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना होगा कि जो आवेश होता है उसे हम गतिमान क्यों। तो ये जो आवेश होता है वो गति करता है, तो इसका गति किस तरीके से होती है इसको जानते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बच्चों कि हमने एक ले लिया कोई चालक। क्या ले लिया? चालक। इस चालक में भर दिए क्या? कोई भी चालक चालक तभी कहलाएगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और धारा का प्रवाह होगा। आया समझ में? किसी चालक में धारा प्रवाहित होने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम बच्चों कहते हैं चालकत्व। क्या कहते हैं बच्चों? चालकत्व। क्या ये बात समझ में आई? किसी चालक में धारा को यानी कि आवेश को प्रवाहित होने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वह उसका क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। ओस्टर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे बच्चों? ओस्टर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब किसी परिपथ में मान लीजिए बच्चों कि यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और इस परिपथ में कीज लगी है, स्विच लगी हुई है। ठीक है, समझिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसी हालत में उन्होंने बताया कि एक चुंबकी जो सुई होती है, ठीक है, इस चुंबकी सुई पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकी सुई पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। बात ध्यान से समझो। यह क्या है? कंपास। इसे कहते हैं कंपास। और ये सुई है, इसे कहते हैं चुंबकी सुई या कंपास सुई। ठीक है, यहाँ जो सुई दिखाई दे रही है इसे क्या बोलते हैं? कंपास सुई या चुंबकी सुई। क्लियर हुआ? ये क्या बताता है? ये दो स्थिति को बताता है। कौन सी स्थिति बताता है? नॉर्थ और साउथ। कौन सा? साउथ और नॉर्थ स्थिति बताता है। उत्तर दक्षिण बताता है। समझ आया? ये जो कंपास होता है, इसमें जो सुई लगी होती है वो उत्तर और दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। इतनी बात समझ में आया? इन्होंने क्या कहा कि जब परिपथ में कि जो परिपथ है इसमें क्या हो, धारा का प्रवाह यदि नहीं हो रहा हो तो इस कंपास सुई पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही धारा का प्रवाह होने लगता है ना, ठीक है, तो होता क्या है, जो चुंबकीय सुई है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, इसको समझते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट करता है। क्या करता है? घूमने लगता है। ठीक है, ये जो चुंबकीय सुई है क्या होता है? घूमने लगता है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ध्यान से समझिए, जब धारा का प्रवाह इसमें हो रहा है, धारा किधर जा रही है? इस दिशा में। आपको ये पता होगा बच्चों कि धारा की दिशा जिधर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके विपरीत। ये है इलेक्ट्रॉन की दिशा। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? उसके विपरीत होती है। इसलिए जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसलिए नॉर्थ पोल जो है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की ओर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहा है। क्लियर है? धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर गमन कर रहा है। इसलिए चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करता है, घूमता है या मूवमेंट करता है, जो भी बोले। क्या ये बात समझ में आई? इस बात की पुष्टि करते हुए
ओस्टर्ड जी ने बताया, क्या बताया ये, कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो किसके, चालक के, उसके मतलब चालक के चारों तरफ या चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या सारी पॉइंट दिखाई दे रही है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अगली टॉपिक हम लोगों को बच्चों क्या पढ़ना है? बायो-सेवर्ट का नियम। आओ चलते थे। बायो-सेवर्ट जी एक नियम प्रस्तुत किए, कब प्रस्तुत किए थे? 1820 ईस्वी में इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया था। किसके आधार पर? जी बहुत अच्छे, ओस्टर्ड के। आइए, ओस्टर्ड के नियम के आधार पर इन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया ये समझते हैं, ठीक है, चला जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये कोई चालक है। क्या है? किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो यह भी धारा है। किसी चालक में जब धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो ओस्टर्ड जी ने बताया था कि उस चालक के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? तो चारों तरफ बच्चों मतलब यहाँ बिंदु P हो गया, इधर भी एक बिंदु P हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है, ठीक है। तो समझिएगा, तो बायो-सेवर्ट ने इन्हीं के नियम के आधार पर अपना नियम प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि क्या बताया, देखते हैं कि ये जो बिंदु P है यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चालक तार के लंबाई L, चालक तार के लंबाई L, चालक तार और बिंदु के बीच बने कोण थीटा, ठीक है, तथा चालक तार एवं बिंदु के बीच की दूरी R के बीच में इन्होंने क्या किया, एक संबंध स्थापित किया। यही संबंध बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। फिर से एक बार अपना जो नियम प्रस्तुत किया उन्होंने क्या बताया इसमें, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के लंबाई L, उस चालक के लंबाई L के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर वो चालक की लंबाई L और इसमें उत्पन्न कोण ज्या तथा धारा के समानुपाती होता है। क्या बात समझ में आया? हाँ। इन्होंने क्या बताया, इस चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, आप डेल्टा B भी बोल सकते हो कि किसी एक ही बिंदु पर गणना किया जाएगा, सभी बिंदु की गणना तो किया नहीं जाएगा, किसी एक बिंदु पे गणना करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, किसी चालक में या किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इज प्रिपोर्शनल, मतलब समानुपाती। किसके किसके समानुपाती होगा? चालक तार के लंबाई L, चालक तार लंबाई L, प्रवाहित धारा I, ठीक, उत्पन्न ज्या, ठीक है, उत्पन्न ज्या किसके किसके बीच में उत्पन्न हो रहा है? चालक तार और बिंदु P के बीच जो कोण बनेगा, ज्या बनेगा, यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होता है। साइन थीटा के समानुपाती होता
है। तथा क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 रख ले, ठीक है। इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने बताया कि चालक तार, ठीक है, तथा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। तो डेल्टा B इज प्रिपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r², इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को साथ रखने का, ठीक है, एक साथ रखने, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा B इज प्रिपोर्शनल टू, डेल्टा B इज प्रिपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, IL साइन थीटा बाई r हो जाएगा। डेल्टा B इज प्रिपोर्शनल टू IL साइन थीटा बाई r², राइट। अब देखिए, तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K एक स्थिरांक है, K IL साइन थीटा बाई r², जहां K इज इक्वल टू μ0 बाई 4π, ठीक है, जहां K इज इक्वल टू μ0 बाई 4π। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो बच्चों अब मेन फार्मूला क्या होगा, डेल्टा B इज इक्वल टू क्या, μ0 बाई 4π इंटू IL साइन थीटा बाई r। ये हो गया बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है बच्चों। तो बायो सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया, देखिए परिभाषा इसकी समझिए आप लोग। बायो सेवर्ट की जो परिभाषा है बच्चों वो क्या है समझिए, किसी चालक में धारा प्रवाह के कारण चालक की चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, धारा I तथा चालक के लंबाई L एवं उसमें उत्पन्न ज्या मतलब साइन थीटा, यहाँ पे जो ज्या है वो क्या है, साइन थीटा के समानुपाती तथा चालक एवं बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। ये बच्चों आपकी क्या है, बायो सेवर्ट जी ने परिभाषा प्रस्तुत किया है, ठीक है। एक बार फिर से सावधानी से बायो सेवर्ट की परिभाषा को देख लीजिए, समझ लीजिए सावधानी से। देखो है क्या, इन्होंने क्या बताया, किसी चालक, कोई चालक है, इस चालक में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। चालक के लंबाई तथा प्रवाहित धारा I एवं बिंदु P तथा R के बीच बना कोण ज्या के समानुपाती तथा चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के, ये बीच की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। ये बायो सेवर्ट जी ने अपने नियम में प्रस्तुत किया। ओके, आप लोग इसको नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। और जो भी कमी बेसी हो बच्चों आप हमें बताएं, ठीक है। जैसे भी जो भी समझ में ना आए पॉइंट वो हमें बताने की कष्ट करें आप लोग, ताकि हम उस पॉइंट को आपको समझा सके।